जी नमस्कार, श्योर सक्सेस ऑनलाइन परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं रुपेश कुमार शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं फिजिक्स के चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसके पिछले वीडियो में मैंने मैथ का चैप्टर 1 का वीडियो बनाया था। उम्मीद करता हूं आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए देर न करते हुए आज एक क्लास का आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन जो आपको एनर्जेटिक बनाएगा। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होता है। एकदम सही बात है कि कोई भी काम करने के लिए सबसे बड़ा चीज़ क्या है? हौसला। कहते हैं मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यूँ पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए शुरुआत। क्वेश्चन संख्या 1 है, लाइट चैप्टर से लिया गया है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो देखिए परावर्तन के नियम क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं। एक समतल दर्पण पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और जिस बिंदु पर पड़ता है इसे आपतन बिंदु कहते हैं। दर्पण से टकराने के बाद यह किरण उतना ही कोण बनाकर वापस लौट जाती है, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण परावर्तित किरण को अलग करने वाला लाइन अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब। तो यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु में होता है, एक ही तल कहिए। और दूसरा नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? एक आंसर सही है। देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2 है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। कितने? 2 अभी बताए हैं पहला क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है? मतलब बताना है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैसे कभी कभी इसका यूनिट बदल के भी क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे कि 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यदि सेंटीमीटर पर सेकेंड में पूछा जाए तो इसके पावर कितने हो जाएंगे? 10⁻10। 3 × 10⁻5 होगा तो क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर सेकेंड। और मीटर में तो पहला ऑप्शन है क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4 है, दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो चलिए इसका क्या होगा आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। और क्यों करता है? क्योंकि एक अवतल दर्पण ही है जो वस्तु का क्या करेगा? बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। बाकी समतल में क्या बनता है? बराबर इमेज बनता है। और उत्तल क्या बनाता है? अपने से छोटा इमेज बनाता है। इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा? अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 5, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अभी बताया है किस में बनता है? अवतल में। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता के बीच संबंध बताना है। तो ध्यान से देखना है कि फोकस दूरी को छोटा f से डिनोट करते हैं और वक्रता त्रिज्या को r से दिखाते हैं। किस चीज़ से? r से। और दोनों के बीच में संबंध होता है f = r/2। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? सी इसका सही जवाब है। अगर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो r = 2f भी होता है। क्या होता है? r = 2f। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो दाढ़ी बनाने के लिए हमारा कौन सा दर्पण यूज होता है? अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि यह वस्तु का क्या करता है? बड़ा इमेज बनाता है। और अवतल दर्पण में कब बड़ा इमेज बनता है? जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है। तो इसका आवर्धित करके काल्पनिक प्रतिबिंब पीछे बनाता है।
ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए समतल दर्पण है, क्या बनाता है, आभासी प्रतिबिंब। हमारा उत्तल दर्पण भी क्या करता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। पर अवतल दर्पण में आभासी के साथ साथ हमारा क्या बनता है, यह वास्तविक भी बनाता है। तो इसलिए हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही जवाब है कि समतल और उत्तल क्या करता है, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। ऑप्शन नंबर 1 में है आधी, ऑप्शन नंबर 2 में है दुगुनी, ऑप्शन नंबर 3 में है तीनगुनी और ऑप्शन नंबर 4 में है चौथाई। देखिए बहुत ही कन्फ्यूजन करता है क्वेश्चन, इसको बढ़िया से ध्यान देना है, नहीं तो आधी और दोगुनी में कोई भी ऑप्शन आपको लग सकता है। तो इसके लिए समझते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फोकस दूरी। तो देखते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं, छोटा एफ से, और उसकी वक्रता त्रिज्या को आर से, क्या दिखाते हैं, आर से। तो अभी हम लोग पढ़े हैं एफ बराबर r/2, अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या हो गई, आधी हो गई। क्या हो गई, आधी। कभी कभी ये क्वेश्चन ना उलट के देता है कि यदि फोकस इसकी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, तो क्या हो जाएगी, दोगुनी। क्या होगा, दोगुनी। उस केस में दोगुना होगा, पर अभी जो क्वेश्चन पूछा है इसके हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा क्या है, सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दर्पण सूत्र क्या है। तो दर्पण सूत्र जो होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है, ठीक है ना। और यह हमारा कौन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। पर एक और इसका दर्पण सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u बराबर, अब 1/f के एक f का फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं r/2। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 1 + 1/v + 1/u बराबर, यह 2 चला जाएगा ऊपर, 2/r, और यही 2/r क्या होगा हमारा, यह r के रूप में, वक्रता त्रिज्या के रूप में दर्पण सूत्र है। कभी कभी ये पूछा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ईंट है, ईंट क्या है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पारदर्शी। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, तो वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पूर्ण रूप से गमन करता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहता है। जैसे कि आपका हो गया हवा, पानी, ठीक है ना, इत्यादि। दूसरा हो गया अपारदर्शी। क्या हो गया, अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ वह पदार्थ होता है जिससे प्रकाश जो है पूर्ण रूप से गमन ना करे, यानी आर पार ना करे, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे इसे, जैसे कि यह हो गया हमारा किताब, मेज़, ईंट, ये सब हो जाएगा इत्यादि। और अगला है परभासी। परभासी किसे कहते हैं, तो वह पदार्थ जिससे प्रकाश आंशिक रूप से गमन करे। क्या करे, आंशिक रूप से। जैसे कि तेल लगा हुआ कागज़, क्या हो जाएगा, तेल लगा हुआ कागज़, या घिसा हुआ शीशा भी हो सकता है। तो हमारा ईंट क्या है, ईंट है अपारदर्शी वस्तु। कौन वस्तु, अपारदर्शी। आंसर नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो अभी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध पड़े हैं, f बराबर r/2 या r बराबर 2f। तो यहाँ पे हमारा r पूछा जा रहा है, तो r बराबर 2 गुना f का वैल्यू कितना है, 20। तो क्या हो जाएगा, 20 दूना 40 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका। तो प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग का। यहाँ एक दो बात नोट करने वाला है, प्रकाश एक ऊर्जा का भी रूप होता है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का भी रूप है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश को गमन करने के लिए
किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है या किसी भी माध्यम में गुजर जाता है। चलिए क्वेश्चन 14 देखते हैं। संयुग्मी फोकस संभव है केवल किसके लिए? देखिए संयुग्मी फोकस संभव है केवल उत्तल दर्पण के लिए या अवतल दर्पण के लिए या समतल दर्पण के लिए या साधारण कांच के लिए। तो पहले समझते हैं संयुग्मी फोकस क्या होता है। देखिए संयुग्मी फोकस के लिए दर्पण में वह दो स्थान जहाँ वस्तु को रखे तो वहाँ उसका पहले जगह पे अगर वस्तु को रखे तो दूसरे जगह इमेज बनना चाहिए और दूसरे जगह रखे तो पहले जगह इमेज बनना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है अगर अनंत पे कोई वस्तु है तो उसका इमेज फोकस पे बनता है, अब वस्तु अगर फोकस पे है तो उसका इमेज अनंत पे बनता है। या ऐसे भी होता है अनंत और फोकस वक्रता केंद्र के बीच अगर वस्तु है तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच इमेज बनता है। यदि वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो इसका इमेज अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तो ऐसे दो जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? संयुग्मी फोकस, या इसी को अनुबंध फोकस भी बोला जाता है। तो यह केवल और केवल किस में होगा? अवतल दर्पण में। किस में होगा? अवतल दर्पण में। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में ही हम वस्तु को कहाँ रख सकते हैं? आगे रख सकते हैं, ठीक है ना, जिसका इमेज आगे और पीछे दोनों जगह बनता है। जबकि अगर बाकी उत्तल दर्पण ले लिया जाए तो इसमें वस्तु को आगे तो रखते हैं पर जहाँ इमेज बनेगा वहाँ वस्तु हम नहीं रख सकते हैं, इसलिए केवल अवतल दर्पण में ही क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 15 है a बराबर r/2 सत्य है केवल। तो देखना है a बराबर r/2 जो होता है हमारा अवतल और उत्तल दोनों के लिए क्या होता है? सही होता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 16 है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब यह हमेशा आभासी होगा और क्या होगा? सीधा होगा। आभासी और सीधा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? काल्पनिक यानी आभासी, सीधा बनता है, ठीक है ना, वस्तु के समान आकार का बनता है। तो हमारा कौन हो गया? बी इसका सही जवाब। 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो देखिए यहाँ पे साइन कन्वेंशन देखते हैं चिन्ह परिपाटी। यदि दर्पण के सामने कोई वस्तु अगर रखते हैं तो इसकी वस्तु दूरी क्या होगी? यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चिन्ह परिपाटी कहता है कि आपतित किरण की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। और उसके विपरीत सभी दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक। तो हम कभी भी वस्तु को कहाँ रखते हैं? बाएं तरफ। तो यहाँ वस्तु की दूरी कितनी हो गई? माइनस। क्या हो गई? माइनस, यानी कि ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया? सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? तो देखिए पश्च दृश्य का अर्थ समझिए। पश्च माने होता है पीछे और दृश्य माने देखना, मतलब पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? चाहे इसका दूसरा नाम भी होता है साइड मिरर। क्या होता है? साइड मिरर। तो साइड मिरर के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? कह रहा है क्वेश्चन निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो अभी साइन कन्वेंशन हम आपको समझाए हैं, ठीक है ना। तो देखिए अवतल जो होता है अवतल, इसकी फोकस कहाँ होती है? आगे होती है। तो आगे होगी फोकस, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? निगेटिव। जबकि उत्तल में देखिए उत्तल का फोकस क्या होता है? पीछे। तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? धनात्मक। तो धनात्मक किसका होगा? उत्तल का होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही। क्वेश्चन संख्या 20 है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। क्योंकि समतल दर्पण भी क्या होता है? एक गोलीय का ही भाग होता है, गोलीय दर्पण का। जैसे कि आपका पृथ्वी जो है क्या है? गोल है। तो लेकिन इसका जो प्रत्येक ऊपर वाला जो सतह दिखाई देता है क्या दिखाई देता है? समतल। क्योंकि यह बहुत बड़े गोले का क्या है? एक भाग है,
ठीक है ना, इसीलिए इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा जी, अनंत। ठीक है ना। चलिए आपके लिए जो है आज 20 क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग देख लेंगे और वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर देने का प्रयास करेंगे और जितना कितना सही होता है यह प्रतिक्रिया आप कमेंट में ज़रूर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई अच्छे से कीजिए। ठीक है ना, धन्यवाद।